नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज। आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और आज मैं एक बार फिर से फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ और जानकारी लेने के लिए हमारे बीच पुनः मैंने हमारे जाने माने एक्सपर्ट फाइनेंशियल के एक्सपर्ट रितेश कुमार जी को हमने आमंत्रित किया है और फाइनेंस के सेक्टर में एक वीडियो हम चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। उस वीडियो के माध्यम से कई सवाल आए थे और आज उसी सवाल को हम लोग जानने के लिए पुनः रितेश कुमार जी हमारे बीच है। रितेश कुमार जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आज दूसरी बार आप हमको लगता है कि आप पहला ऐसा गेस्ट हैं जो आप दूसरी बार हमारे इस चैनल में आए हैं और दर्शकों की डिमांड पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्यार दिया और पुनः मुझे बुलाया। चलिए, दर्शकों का ही कुछ सवाल हम आपके बीच रखेंगे। जो कमेंट सेक्शन में जो सवाल आए थे, दर्शकों का मांग था कि आपको पुनः बुलाया जाए और जो सारे सवाल हैं उसको आपके बीच रखा जाए, क्योंकि सवाल भी ऐसे हैं, बहुत नया सवाल है और इससे लोगों को बहुत लाभ भी पहुंचेगा, लोग को जानकारी भी बढ़ने वाली है। जी जी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रितेश जी, अभी अमेरिका और भारत, अमेरिका के द्वारा कई देशों के लिए ट्रैफिक का एक रूल 25% ट्रैफिक, 50% ट्रैफिक का एक नियम लागू किया जा रहा है और ये पूरे विश्व में एक तरह का चर्चा का बाजार है। हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एकदम सीधे शब्दों में आप थोड़ा समझाएंगे कि ट्रैफिक जो वार चल रहा है ये क्या है और इससे भारत को क्या नुकसान होना है या अमेरिका को क्या लाभ होना है, इस विषय में थोड़ा सा। तो ये टैरिफ वॉर जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूँ कि ये टैरिफ वॉर जो अभी एडिशनल फिर 25% भारत पे लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर अमेरिका भारत से कोई सामान आयात करता, मतलब हमारे लिए वो निर्यात है और अमेरिका के लिए वो आयात है, तो अगर भारत कोई सामान देता है, अगर उसमें 50% का टैरिफ उसने लगाया, इट मीन्स कि जो सामान अमेरिका में जाएगा भारत के द्वारा और अमेरिका जो सामान खरीदेगी उस पर 50% का टैरिफ लगेगा। मतलब अगर किसी सामान का मूल्य 100 रुपया है तो उस सामान का मूल्य 150 रुपया हो जाएगा अमेरिका में वो। तो इससे अब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम थोड़ा डिस्कस करें, तो अगर इन जनरल हम लोग समझते हैं कि बाजार में अगर प्याज का दाम 100 से 150 हो जाता है तो बिक्री कम हो जाती है। तो अगर बिक्री कम होने से और खरीदारी मतलब अगर बिक्री कम होगी तो खरीदारी भी कम होगी। तो इसी सिंपल शब्द में समझते हैं कि समझिए कि वो प्याज बेचने वाला आज इस एग्जांपल के थ्रू वो प्याज भारत अमेरिका को बेच रहा है, जो 100 रुपया था अब वो अमेरिका में जाके 150 रुपया होगा। तो डेफिनेटली अमेरिका के जो लोग हैं उस सामान को खरीदने वाले, उनको वो सामान महंगा पड़ेगा, तो वो उस सामान को कम खरीदेंगे और भारत उस सामान को कम इसी वजह से कम बेच पाएगा। तो इसके वजह से जो हम लोग बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, एज अ कंट्री वाइज हमें प्रॉफिट होता है। तो भारत को कहीं ना कहीं इससे प्रॉफिट कम होने वाला है उसका, क्योंकि सामान कम बिकेगा। अब अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वहां के लोग उस सामान को कम खरीदेंगे, तो अगर वो कम खरीदते हैं तो देश को, अमेरिका को एक तरीके से फायदा ये होगा कि उनको इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। मतलब उनका जो उनके देश की जो करेंसी है वो कम यूज होगी, मतलब भारत को यूएस डॉलर कम मिलेगा, तो इससे अमेरिका को थोड़ा बेनिफिट है। लेकिन इससे महंगाई भी उस देश में बढ़ेगी, उन सामान जो भारत से निर्यात हो रहा है और अमेरिका में जो आयात हो रहा है उस सामान का दाम बढ़ेगा। तो इससे दोनों देश को प्रॉब्लम है। हाँ, इंस्टेंटली अगर बोल सकते हैं कि ये एक तरह का टैरिफ वॉर है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन दोनों देश को भुगतने पड़ेंगे और इसके कई रीजंस हैं ऐसा करने के पीछे, जो कि ट्रंप ने जो ये डिसाइड किया है। तो कई लोगों के कई तरह की कुछ लोगों का कहना है कि
अमेरिका ने सीज फायर पे जो कमेंट किया था ट्रम्प ने कि हमने रुकवाया, लेकिन इंडिया ने उस बात को नहीं स्वीकारा। हो सकता है वो उसका गुस्सा हो सकता है कि रूस यूक्रेन का मामला जो ट्रम्प कहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है बहुत ज्यादा, मतलब अभी इंडिया में जितना कंजम्पशन उसका 35 से 40% तेल रूस से खरीद रहा है। तो ट्रम्प का कहना है कि वो रूस से ज्यादा माल खरीद रहा है, जिससे रूस को कमाई हो रही है और वो पैसा यूक्रेन के अगेंस्ट में यूज हो रहा है। तो इन कई तरह की धारणाएं जिसके वजह से ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं, तो इसका इसी तरह से इम्प्लीकेशंस है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास हाँ। अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। हाँ जी, इसको ऐसा मान सकते हैं हम लोग। चलिए रितेश जी, हमारे एक कमेंट सेक्शन में एक दर्शक हैं रितिका कुमारी, जी उसके द्वारा एक सवाल किया गया है कि आपने कहा, जैसे आपने पहले वीडियो में आपने जैसे कहा था कि आपने कहा कि बैंक के माध्यम से हमारा पैसा शेयर बाजार में जाता है, तो वो क्यों नहीं डूबता है और हम लोगों का पैसा डूबता क्यों? नहीं, हाँ डेफिनेटली, तो ये बात सही है कि बैंकों के माध्यम से हमारा ही पैसा बैंकों के माध्यम से शेयर बाजार में जाता है और उनका पैसा नहीं डूबता और हमारा डूब जाता है। तो जस्ट लाइक मैं एक बात बोलता हूँ कि एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक के नाम पे एसबीआई। इन जनरल हमारे एसबीआई में हर लोगों का पैसा होता है। तो एसबीआई चूंकि इतना पैसा मैनेज कर रहा है, तो वो एक एक्सपर्ट लोगों को रखता है उस शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए। उनके पास एक से एक एक्सपर्ट है और क्वालिफाइड लोग हैं जो वो पैसा शेयर बाजार में लगाते हैं पूरा रिसर्च और एनालिसिस करके। तो डेफिनेटली उनका भी पैसा डूबता है, बट ओवरऑल वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं बैंक, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो वो 10 जगह पैसा लगाते हैं तो 6 जगह प्रॉफिट करते हैं, 2 जगह नुकसान करते हैं और 2 जगह कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं रहता है। तो ओवरऑल वो प्रॉफिट में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सपर्ट है और हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। तो हम लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, 5000 कंपनी इंडिया में लिस्टेड है, हम लोगों को पता नहीं है कि किसका पैसा मतलब किसका शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, किसका घटने वाला है। तो इस वजह से हमारा पैसा डूबता है, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लेते हैं और एसबीआई के पास एक्सपर्ट है, इसलिए उनका पैसा नहीं डूबता है और हमारा पैसा डूबता है। जी जी बिल्कुल। एक हमारा दूसरा दर्शक है, रितिका कुमारी का ही एक और जानकारी उनको चाहिए था कि टर्म इंश्योरेंस लेने से प्रीमियम का पैसा वापस नहीं आता है, इससे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हाँ डेफिनेटली टर्म इंश्योरेंस पे प्रीमियम का पैसा वापस नहीं आता है, क्योंकि वो प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान है, वो इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं तभी पैसा वापस आता है कहीं भी, बट मैं प्योर इंश्योरेंस की बात कर रहा था जहां मैंने टर्म इंश्योरेंस को रिकमेंड किया था, तो वहां पे पैसा वापस नहीं आता है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छी बात है, क्योंकि वो प्योर प्रोटेक्शन प्लान है और लोगों को प्योर प्रोटेक्शन प्लान लेना चाहिए। तो जहां आप प्रोटेक्शन की बात करें वहां पैसा वापस आने की बात नहीं होनी चाहिए। वहां आप किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट में आप लाभ ना देखें। अगर आप वहां लाभ देखेंगे तो हो सकता है कि कहीं साथ में कुछ हानि भी आपके साथ आएगा। और अब मार्केट में चूंकि कुछ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस में भी ऐसा स्कीम आने लगा है कि पैसा वापस आएगा, कुछ उसके सर्ट टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडेड रहते हैं। चलिए बहुत अच्छा रितेश जी, आपने सही ढंग से इंश्योरेंस के बारे में आपने बताया। एक और दर्शक है हमारे मनीषा कुमारी, उनके द्वारा एक सवाल आया है कि आज बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, कौन सा लेना ठीक रहेगा? तो इसमें हाँ डेफिनेटली फिर ये कहीं ना कहीं फिर रिसर्च की बात आती है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, कौन सा लेना सही रहेगा। तो मैं अगेन बोलूंगा कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन लें, हम जैसे लोगों का सलाह लें, क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है इंडिया में 2500 म्यूचुअल फंड है जो अगर लिस्ट डाउन करें तो 2500 है। तो उसमें भी रिसर्च करने के लिए बहुत तरह के पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है आप वो लीजिए, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड या जिसने बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है वो लीजिए। तो ये 3-4 चीज चेक लिस्ट करें कि आप जिनका एक्सपेंस रेशियो कम है वो ले लें, जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है आप उसको रेफर कर सकते हैं। कुछ रेशियोज हैं बट वो डेफिनेटली वो एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं, शार्पे और सोर्टिनो रेशियो वगैरह है, बट वो मुझे नहीं लगता है कि एक आम निवेशक कर सकते हैं। तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन ही लें, नहीं तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स लेना है तो इंडेक्स फंड ले लें। चलिए, आपके द्वारा लगभग इस बात को क्लियर कर दिया गया कि क्या लेना है आपको। दर्शक भी वही चाह रहा था कि आप उनको नाम बताएं। जी। एक और दर्शक, ऐसे कई दर्शकों ने एसआईपी के बारे में बहुत सारे सवाल किए। हम एक प्रमुख सवाल के रूप में आपसे जानना चाहेंगे कि एसआईपी कैसे करना है और विस्तार से इसके बारे में थोड़ा बताइए। मनीषा कुमारी है, उनके द्वारा ये सवाल
लिया गया था। जी। लेकिन एसआईपी के बारे में कई सारे सवाल हैं उसमें। हाँ, चूंकि एसआईपी एक आज के डेट में बहुत पॉपुलर हो गया है, इन्वेस्टमेंट करने का जरिया, हर लोग एसआईपी करते हैं। तो एसआईपी करने का अगर बाय प्रोसेस अगर हम बात करें तो आप किसी भी एएमसी जहां पर भी आप जिस भी म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो सिंपली उस एएमसी के थ्रू जाके कर सकते हैं। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है या एसबीआई म्यूचुअल फंड है, उनके वेबसाइट में जाके आप प्रोसेस को फॉलो करके कर सकते हैं। बट अगर आपको फिर प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे जैसे एक्सपर्ट का सलाह ले सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे कैसे लेना है इन डेप्थ प्रोसेस, क्योंकि वो भी एक लंबा प्रोसेस होता है। मतलब ये वन क्लिक वाला प्रोसेस तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बट उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए और केवाईसी होता है, वो कैम्स के अंदर केवाईसी होता है, उसके बाद आप एसआईपी ले सकते हैं। जो भी आपको, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन के आंसर बताया कि पहले आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए। अगर डिसाइड हो गया कि भाई मुझे, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कि आपको एचडीएफसी सेंसेक्स फंड अगर बाय करना है तो सिंपली आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में जाके आप वहां से एसआईपी सेट कर सकते हैं। वेबसाइट में ऑप्शन रहता है। नहीं तो आप आरटीए, जो कि कैम्स और कैफिन 2 आरटीए हैं इंडिया में, आप उसके माध्यम से भी आप एसआईपी कर सकते हैं। इसके अलावा एमएफ सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म है, वहां से भी आप एसआईपी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं करने के। अभी इससे रिलेटेड एक सवाल और है कि कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड कैसे खरीद सकता है और म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे शुरू करे? तो ये भी लगभग सेम क्वेश्चन, मैंने भी इसका आंसर साथ में इंक्लूड कर दिया हाँ। कि वही प्रोसेस है। एसआईपी का जो प्रोसेस और म्यूचुअल फंड को खरीदने का प्रोसेस दोनों लगभग सेम है। एसआईपी एक तरीका है जहां पे आप मंथली या पीरियोडिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं, और म्यूचुअल फंड खरीदना मतलब वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वन टाइम में आप अगेन वेबसाइट में जाके, एएमसी के वेबसाइट में हो या आरटीए के वेबसाइट, आप खरीद सकते हैं। ये इन प्रोसेस के थ्रू ही आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं रितेश जी, कश्यप रंजन जी। उनके द्वारा एक बहुत अच्छा सवाल उठाया गया है। वृद्ध लोगों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प क्या हो सकते हैं? अगर वृद्ध लोगों की बात करें, इसका मतलब कि आप 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आता है, जनरली पोस्ट ऑफिस और पीएसयू बैंक्स वगैरह में अवेलेबल है। तो उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, प्लस पोस्ट ऑफिस एमआईएस वगैरह की स्कीम है जो बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप एफडी कर सकते हैं, और एफडी के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड, जो कम रिस्की में है। तो वृद्ध लोग आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखना है, चूंकि ये सारे डेट प्रोडक्ट है जहां पे रिटर्न कहीं ना कहीं फिक्स होता है, 7% से ज्यादा आप रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर लेट सपोज 60 साल है और लाइफ का एक्सपेक्टेंसी लग रहा है कि नहीं 80 साल है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो 20 साल भी एक लंबा टेन्योर है। रिटायरमेंट के बाद भी लोग 15 साल 20 साल जीते हैं। तो आप उसमें कुछ एलोकेशन इक्विटी में डाल के अपना ओवरऑल मतलब प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। बाकी तो सेफ इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। चलिए, बहुत अच्छा रितेश जी। एक और सवाल था, सुमित चौहान एक हमारे दर्शक हैं, उनके द्वारा एक सवाल उठाया गया कि 20 साल के नजरिए से सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें मासिक रूप से 20,000 लगाए जा सके? देखिए 20 साल का प्रेडिक्शन बहुत लंबा टर्म है, कोई भी इतना लंबा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट अगर आप सिर्फ मार्केट को पकड़े तो ओवरऑल 12% का रिटर्न जनरेट हो जाएगा। पैसिव फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 20 साल के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो और आप मार्केट को समझते हैं, मार्केट के इकोसिस्टम को समझते हैं कि भाई अभी लार्ज कैप अच्छा चलेगा, तो हो सकता है 5 साल आप लार्ज कैप में रहो, 5 साल अगर लगता है कि मिड कैप अच्छा रहने वाला है तो 5 साल मिड कैप में रहो। तो इस तरह करके भी आप चेंज करके आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बट अगर 20 साल कांस्टेंट रहना है तो या तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग कीजिए, या तो फ्लेक्सी कैप वगैरह आप ले सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड्स भी अच्छे हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से चूज करता है कि अभी के सिनेरियो में क्या अच्छा है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। और बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन रहता है। तो अगर इक्विटी मार्केट ओवर वैल्यूड है तो डेट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, और डेट मार्केट ओवर वैल्यूड लग रहा है या इक्विटी मार्केट सस्ता लग रहा है तो इक्विटी में शिफ्ट होता है बैलेंस एडवांटेज फंड्स में। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। बट प्रॉपर कोई फंड का नाम नहीं दिया जा सकता है 20 साल के लिए। बट ये सारी ओवरऑल कैटेगरी है जहां पे आप मतलब निवेश कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, बड़ा अच्छा सवाल वो लेके आया। हमारी मासिक आय का प्रतिशतवार निधि आवंटन
कैसे करेंगे? चूंकि ये देखिए, क्योंकि बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट सवाल है ये, इम- हर व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति के लिए है। जाएगा ये। तो ये बहुत, देखिए, बहुत कॉमन और बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन बात है कि इस पे आप कितना परसेंट अमल कर पाते हैं। अगर मैं आपको कोई भी रेशियो दे दूं तो अगर आपको अमल कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन जनरल जो बोला जाता है कि 50-30-20 का रूल एक बहुत पॉपुलर है, इंटरनेट में बहुत पॉपुलर है, जिसमें कहा जाता है कि आप अपनी मासिक आय का, अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो उसका 50% मतलब जरूरत की खर्चों में खर्च कीजिए। 50,000 मतलब 1 लाख का 50% होता है 50,000, जिसमें आप अपने EMI को पे कीजिए। अगर आपका घर का भाड़ा है, भोजन के खर्च है, इलाज है, दवाई है, मतलब जो जरूरत की खर्चे हैं उस पर 50% खर्च कीजिए। इसमें लोन भी इंक्लूडेड और इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है उस 50,000 में। अब बचे 50,000 में, इसमें 30% का खर्च आप थोड़ा सा अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग को, या जो नीड है लेकिन जरूरत नहीं है, मतलब नीड ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपके थोड़े से काम को इजी बनाएगा। जैसे लोग काम पे जाते हैं तो मोटरसाइकिल की आवश्यकता होती है, या किसी को कार की आवश्यकता है, या समय बचाने के लिए घर में वॉशिंग मशीन की जरूरत है, तो 30% पैसा को सेव कीजिए अगेन, और इन तरह के खर्चों में उसको लगाइए। या कभी आप इसमें ऐसा है कि किसी की बेटी है, शादी के लिए वो गोल्ड का ऑर्नामेंट्स बनाना चाहते हैं, तो उस 30% से आप इस तरह का भी कर सकते हैं। और बचे 20% से प्रॉपर निवेश होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म गोल्स रिलेटेड है। जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स में हो सकता है कि रिटायरमेंट के लिए निवेश होता है, या किसी को बड़ा घर बनाना है या घर लेना है जिसमें 50-60 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, तो उस तरह के खर्च के लिए 20% रुपया का एलोकेशन होना चाहिए। तो 50% प्रॉपर जरूरत, 30% थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज भी करना है, साथ में वो मतलब मीडियम जरूरत की चीजें जो आपके काम को आसान बनाए। उस 30% में आप स्किल इन्हांसमेंट भी कर सकते हैं, कोई कोर्स ले लिया ताकि स्किल इंक्रीज हुआ तो आप एक अच्छा प्रमोशन पा सकते हैं अपने काम में। और 20% प्योर सेविंग, प्योर इन्वेस्टमेंट। चलिए, बहुत अच्छा रितेश जी। आपके कथनानुसार लोग चलेंगे तो निश्चित तौर पर जी जी, एक जो अपना वो लक्ष्य हासिल करना चाहता है वो आराम से कर डेफिनेटली सकता हो है। जाएगा आराम से। चलिए, एक और हमारे दर्शक के द्वारा एक सवाल किया गया था, निवेश में जोखिम बनाम लाभ के बीच संतुलन के लिए क्या रूपरेखा हो सकती है? देखिए, इसमें सीधा सा बात है, जहां रिस्क बढ़ेगा वहां पे रिटर्न बढ़ेगा, जहां रिस्क कम होगा रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर जैसे, अगर मेरे बारे में अगर बोले तो मैं बहुत जोखिम लेता हूं तो मुझे डेफिनेटली बहुत लाभ होता है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो लाभ ज्यादा होगा। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी पर कर्ज बहुत ज्यादा है, जिसके परिवार में आमदनी कम है और खर्च बहुत ज्यादा है, बचा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए रिस्क कम लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो रिस्क लेंगे और रिस्क में पैसा अगर डूब गया तो उनका जो भी सेविंग था खत्म हो जाएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन प्योर डिपेंड करता है। अगर किसी पर जवाबदेही बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, तो उनको रिस्क कम लेना चाहिए। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मॉडरेट रिस्क लीजिए, 50% रिस्क इन्वेस्टमेंट कीजिए और 50% सेफ लीजिए, ताकि वो इक्वल रहे। बट अगर आपका कम उम्र है तो आप रिस्क ज्यादा लीजिए। अगर आपका उम्र मीडियम है, मतलब अगर आप 30-35 में है तो मीडियम रिस्क लीजिए, और अगर 60 साल के करीब है तो रिस्क कम लीजिए। चलिए, एक रितेश जी, एक और हमारे दर्शक हैं महेश, उनके द्वारा एक सवाल किया गया था कि लार्ज कैप वर्सेस मिडिल कैप वर्सेस स्मॉल कैप स्टॉक्स, आपके पोर्टफोलियो में इनका अनुपात क्या है? ये तो एकदम प्योर पर्सनल क्वेश्चन हो गया कि भाई निजी जानकारी जानना है। बट मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि मैं बहुत रिस्क ज्यादा लेता हूँ, तो ये कोई भी रिकमेंडेशन किसी के लिए कोई भी ये नहीं है कि भाई आप मुझे फॉलो करें। ये मेरे रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत रिस्की पर्सन हूँ, बहुत रिस्क लेता हूँ, तो लाभ ज्यादा होते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में 50% लार्ज कैप है, और लगभग 30% में मिड और स्मॉल कैप है 80%, और 20% सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो थोड़ा मैं रिस्कियर पार्ट में, मतलब 25% थोड़ा ज्यादा एलोकेशन है मिड और आपने स्मॉल, बोला भी कि मैं रिस्क ज्यादा लेता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल है, बट ये सब के लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप अपने हिसाब से लोग तय अपने कीजिए। हिसाब से हाँ, डिसाइड करें। डिसाइड करें। हम्म, चलिए, बहुत अच्छा रितेश जी। अब हम लोग सेशन के अंतिम दौर में हैं। एक और रवि कुमार जी हमारे दर्शक हैं, जी उनके द्वारा भी एक सवाल किया गया है कि 50,000 प्रति माह तक कमाने वाला मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए निवेश की क्या योजनाएं हो सकती है?
थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताएं, क्योंकि रवि जी के द्वारा जो सवाल उठाया गया है ये कई लोगों के लिए 80% भारतीय का भारतीयों का सवाल है ये। हाँ, थोड़ा सा इस पर अच्छा से। तो सबसे पहले मैं मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर थोड़ा मैं बताता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली कौन लोग होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत परेशान है, जिनको बहुत सारी परेशानियां, तो डेफिनेटली पैसे में भी बहुत परेशानियां होंगी। उनके लग्जरियस लाइफ भी जीना है, प्लस जरूरत भी पूरा करना है, पैसे भी बचाना है, उनके बीच में संतुलन करना उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा जाता है कि मैं ऊपर चला जाऊं, ऊपर जाने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है तो वहाँ खर्च ज्यादा हो जाता है, पैसा बचता नहीं है। अब पैसा बचेगा नहीं तो भी ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए बढ़िया पोर्टफोलियो चाहिए, मोटा पोर्टफोलियो चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए उसके लिए। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या है ना कि वो एकदम प्योर, एकदम टाइट, जिसको बोलता है रूल बनाना पड़ेगा कि भाई मैं इतना ही खर्च करूंगा, उससे के बाद इतना पैसा मैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यूज करूंगा और उसके बाद मैं लग्जरियस लाइफ में या सेविंग में करूंगा। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर 50,000 कोई मतलब टीयर 3 सिटी या टीयर 4 सिटी में रहने वाला जो मिडिल क्लास फैमिली है, मैं मुंबई दिल्ली में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल झारखंड, बिहार या उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली की बात करता हूँ। तो इन एरिया जो मिडिल क्लास फैमिली जो है, अगर वो 50,000 का आय करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा है माना जाएगा। मतलब स्पेस अगर मैं पाकुड़ की भी बात करूं जहां से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो 50,000 इज वेरी गुड अमाउंट। अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 में 20,000 रुपया आप प्रॉपर घर के खर्चों में लगाइए। उसके अलावा 30,000 में 10,000 रुपया आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में खर्च कीजिए, जहाँ पे आप मतलब अपने लिए हो सकता है, अगर आप बाइक में घूमते हैं तो कार ले लीजिए, उन चीजों में खर्च कीजिए। बचे हुए 20,000 प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए और प्रॉपर उसको अच्छे से एलोकेट कीजिए इन्वेस्टमेंट में। उसमें हो सकता है कि 70-80% एलोकेशन आप इक्विटी में डालिए, चूंकि अगर आप 50,000 रुपया आप महीना कमा रहे, इट मीन्स कि यू आर इन सेफ पोजिशन। आप 5-10 हजार से नीचे कम नहीं कमा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग 5-10 हजार से कम कमाने वाले भी लोग हैं। तो इसमें 20,000 जो है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, मतलब 30,000 जाना चाहिए। वो 10,000 आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं सिचुएशन वाइज, कि भाई अभी अगर लेट सपोज कि 6 महीने बाद कार खरीदना है तो 6 महीने बाद वो पैसा को हम लोग विड्रॉ कर लेंगे जहां पे इन्वेस्टमेंट है। तो 30,000 प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आपके खर्चे भी फ्यूचर में बढ़ने वाले। मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा बहुत स्पीड से बढ़ता है, बहुत स्पीड से। तो अगर आप स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं थोड़ा रखेंगे, दिखाने में भी खर्चे जाता है वही मैं बोल मिडिल क्लास का। रहा, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो बात कर रहा था कि ये वही है कि दिखाने वाले खर्चे। अब ये एग्जैक्ट वर्ड यूज करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कैमरे के सामने, इसलिए मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहा था। तो आप बचाइए अच्छे से पैसा, बाद में धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप पूरा दिखाने में चल जाएंगे तो आपके पास सेविंग नहीं रहेगा, फिर आप मिडिल क्लास से नीचे आने लगेंगे। तो ऐसा ना करके प्रॉपर 30,000 का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उनके लिए जो 50,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं। तो ये उनके लिए है। चलिए रितेश जी, और मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे सवाल हमारे जो पहले वीडियो है फाइनेंशियल सेक्टर का रितेश कुमार जी के द्वारा काफी सारे सवाल आए थे। उस सवालों से हमने प्रमुखता से जो सवाल लिया जाना चाहिए और जिससे लोगों को लाभ हो सकता है, ऐसे सवालों का हमने चयन किया। बाकी जितने भी दर्शकों ने सवाल किया, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने सवाल किया और जानने का प्रयास किया। जिनका सवाल नहीं लिया गया उनके लिए मैं सॉरी कहता हूं। आपका सवाल कहीं ना कहीं हमारे वक्तव्य में आया है, इस कारण से आपका सवाल को काटा गया है। आगे और किसी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो के जो मेन पार्ट है, आप वहां पे रितेश कुमार जी का पूरा डिटेल्स उसमें डाला गया है। आप उनसे डायरेक्टली फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप उनसे सीधे मिल भी सकते हैं, पाकुड़ में इनका ऑफिस है। आप जब चाहें लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, काफी अच्छे हैं, मिलनसार हैं, सहयोग करता है, सबको लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। तो चलिए, आप फाइनेंशियल सेक्टर में अपना इन्वेस्ट जारी रखिए अच्छे एक्सपर्ट के साथ, और आशा करते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्र फाइनेंस के सेक्टर में काफी पीछे है, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट के आने के बाद वो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को इस सेक्टर में रोजगार उपलब्ध होगा। लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम लोग बता रहे थे अभी,
वो बढ़ेगा। और थोड़ा सा हम लोग भी बड़े बड़े शहरों के के बराबर बनिस्बत के उसके थोड़ा सा उसके लेवल में हम लोग आएंगे। Definitely. चलिए रितेश जी, हमारे चैनल में दोबारा आए, इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मतलब द देसी अंदाज की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और फाइनेंशियल अवेयरनेस में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पहले भी जो हमारा वीडियो है जिसमें हमने काफी इन डेप्थ एनालिसिस किया था, फिर आप लोगों ने उन जो भी कमेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो फिर आप लोगों ने रीच आउट किया और फिर आप लोगों ने मतलब ये एक्स्ट्रा हेडेक या बर्डन हम लोग बोल सकते हैं कि आपने दिया फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। और इतना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। चूंकि मैं आपके चैनल का रेगुलर व्यूअर हूं तो मैं भी देखता हूं कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं कि कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले अलग अलग थीम में। जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल अवेयरनेस ही हो, और भी सेक्टर में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और काफी तरह की चीजों पर चर्चाएं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आप लोग इसी तरह इसको आगे जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अगेन आपकी और आपकी पूरी टीम को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। चलिए, हमारे लिए हेडेक नहीं है कोई, आप दोबारा आए, हमारे काम ही है दर्शकों के जो भावना है उसको उस तक पहुंचाने का। मैं पुनः दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जुड़े रहिए हमारे साथ द देसी अंदाज के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि हम अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।